ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार अनुच्छेद 30 का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि अभी अनुच्छेद 30 चर्चा में क्यों है। हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी जानेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 एवं अनुच्छेद 15 के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, हम इसका भी विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि क्या अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 15 में विरोधाभास है। क्या अनुच्छेद 30 हमारे समानता के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। अनुच्छेद 30 के किन प्रावधानों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए अथवा इसको हटा देना चाहिए। क्या अनुच्छेद 30 में संशोधन संभव है, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी अनुच्छेद 30 चर्चा में क्यों है। आप कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर या कुछ न्यूज़ चैनल पर ये बात सामने आ रही है कि अनुच्छेद 30 हमारे समानता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, अतः अनुच्छेद 30 को हमारे संविधान से हटा देना चाहिए अथवा इसमें संशोधन कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने मौलिक अधिकार के बारे में कि आखिर ये मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन मौलिक अधिकारों के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है, अतः कोई भी सरकार नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। यदि सरकार मौलिक अधिकार में संशोधन करना चाहती है तो उसे संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। मौलिक अधिकारों का अगर संशोधन किया जाता है तो कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है, क्योंकि संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ही सौंपा गया है। अब हम लोग देखते हैं हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे मूल संविधान में हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर साधारण अधिकार की सूची में शामिल किया गया है। हम लोग देखते हैं हमें प्राप्त 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने से पहले अनुच्छेद 12 और 13 का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग मुख्यतः अनुच्छेद 30 और 15 का विश्लेषण करने वाले हैं, पर अनुच्छेद 30 और 15 के विश्लेषण से पूर्व हमें अनुच्छेद 12 और 13 को जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि 12 और 13 को जानने के बाद ही हम अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 15 का विश्लेषण सही ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है। मतलब राज्य क्या है, कौन है राज्य। तो राज्य के बारे में बताया गया कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। कहने का मतलब है जहाँ कहीं भी राज्य शब्द का उल्लेख है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार में जहाँ कहीं भी राज्य शब्द का उल्लेख है तो राज्य का मतलब होता है भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्यों की सरकार, राज्यों के विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र या
भारत के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, राज्य का मतलब ये सारे लोग राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है, तभी आप मौलिक अधिकार को भली भांति समझ पाएंगे। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत बताया गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इसका मतलब इसमें पहले से बता दिया गया कि भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकार बताए गए हैं, अगर इन अधिकारों से भिन्न या वैसा कोई कानून जो कि संविधान बनने से पहले से हमारे देश में लागू था, तो वो खुद ब खुद असंगत अगर होगा तो वह शून्य हो जाएगा उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों को कम करता हो। अर्थात मौलिक अधिकार को वैसे सभी कानूनों से ऊपर बता दिया गया जो कि संविधान निर्माण से पहले भी हमारे देश में प्रचलित थे। दूसरा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसमें फिर यह बता दिया कि राज्य को भी यह अधिकार नहीं है। राज्य कौन है, इसका परिभाषा पहले ही अनुच्छेद 12 में बताया गया कि राज्य कौन है, किसको राज्य कहा गया है। उसके बाद ये भी बता दिया गया कि राज्य को भी ये अधिकार नहीं होगा कि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई विधि बना सकता है जो कि मौलिक अधिकारों के किसी भी खंड को न्यून करती है, उसको कम करती है या उसका उल्लंघन करती है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना भी देती है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, इसको कम करती है, तो वो कानून खुद ब खुद शून्य हो जाएगा, न्यून हो जाएगा उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अर्थात यहाँ फिर मौलिक अधिकारों को सरकार द्वारा बनाए गए बाकी सभी नियमों और कानूनों से ऊपर बता दिया गया है। ये अनुच्छेद 13 में आपको बता दिया गया है। फिर अनुच्छेद 13 में ये भी बता दिया गया कि विधि का क्या मतलब होता है। जैसे अभी आपको बताया गया कि सरकार कोई ऐसा विधि नहीं बना सकती है, तो विधि का मतलब होता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, मतलब जो ऑर्डिनेंस, आदेश, ऑर्डर, उपविधि, बाय लॉ, नियम, जो सरकार जो रूल बनाती है, उपनियम, विनियम, अधिसूचना, मतलब सरकार जितना भी गाइडलाइन बनाएगी, जितना भी नोटिफिकेशन जारी करेगी, ऑर्डिनेंस देगी, रूल, वो कुछ भी चीज़ मौलिक अधिकारों को ना तो कम कर सकता है ना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। तो ये चीज़ अनुच्छेद 13 में आपको स्पष्ट बता दिया गया है कि मौलिक अधिकार कितना पावरफुल है। पर आप एक चीज़ देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे संविधान के और 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसका आपस में विरोधाभास है, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद को यह अधिकार है कि वह हमारे देश के संविधान में संशोधन कर सकती है। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरकार कुछ ऐसे कानून बना रही थी, जैसे भूमि सुधार कानून, सरकार जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना चाह रही थी, इसके संबंध में सरकार बहुत सारे प्रावधान कर रही थी। पर चूंकि हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार भी था, तो बहुत सारे नागरिक इसी आधार पर कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून या सरकार द्वारा बनाया हुआ ऐसा कोई भी कानून जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो इस आधार पर नागरिक मौलिक अधिकारों के आधार पर और अनुच्छेद 13 के आधार पर नागरिक सरकार द्वारा बनाए गए वैसे कानूनों को कोर्ट में चैलेंज कर देते थे, जिसके कारण सरकार को कई मामलों में कोर्ट का सामना करना पड़ा था। अतः सरकार ने अनुच्छेद 13 में ही संशोधन कर दिया। कब कर दिया, आप देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 24वां संशोधन अधिनियम 1971, और उसके द्वारा यहाँ पे आप देखिए 4 अनुच्छेद की इसमें ये लिख दिया गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होती। मतलब सरकार एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें यह कह दिया कि अनुच्छेद 13 में जो बातें बताई गई है उन बातों के आधार पर कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा पाएगा यदि सरकार ने 368 के तहत संविधान में कोई संशोधन किया हो। तो इसको लेकर भी मामला फिर कोर्ट में चला गया था, और आपको पता होगा कि इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का मामला था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के 13 जज के एक पीठ ने, बेंच ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, पर सरकार को इन बातों का ध्यान रखना है कि वो संशोधन संविधान का
जो मूल ढांचा है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, उसका उल्लंघन ना करता हो। तो इसके बारे में आप ये चीज़ को जान लीजिए कि जब तक सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट जजमेंट नहीं आया था, तब तक सरकार के द्वारा हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को पूर्ण रूप से नहीं छीना गया था। पर जब ये जजमेंट आ गया 1973 के बाद, तो उसके बाद सरकार ने हमारे एक मौलिक अधिकार को पूर्ण रूप से हमसे छीन लिया। वो कौन सा अधिकार था? वो था हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हमारी सरकार के द्वारा हमसे छीन लिया गया। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब हम लोग आ जाते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है आर्टिकल 30। अब हम लोग देखेंगे कि मूल संविधान में अनुच्छेद 30 में आखिर क्या बातें लिखी गई हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 30 में लिखा गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें ये स्पष्ट लिख दिया कि इसमें दो क्लॉज है, देखिए 1 और 2, और एक सब क्लॉज है 1 का। तो आप इसको अभी हम समझा रहे हैं। 1 में क्या लिखा है, ये मूल संविधान में लिखा है 1 और 2, और जो 1 का लिखा हुआ है, 1 का लिखा हुआ है, यह संशोधन के बाद लिखा गया। कौन सा संशोधन? देखिए सबसे नीचे मैंने लिखा है 44वां संशोधन 1978, मतलब जिस संशोधन के द्वारा आपका संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था, उसी संशोधन के द्वारा आपके अनुच्छेद 30 में भी कुछ संशोधन कर दिया गया था। तो सबसे पहले मूल संविधान में क्या लिखा है 30 में, वो पढ़ते हैं। मूल संविधान में लिखा हुआ 30 में आपका 1 में, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे देश में धर्म या भाषा पर आधारित अगर कोई भी वर्ग अल्पसंख्यक है, तो वह अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकारी है। मतलब ये लिख दिया गया था। फिर साथ ही साथ मूल संविधान में सब क्लॉज 2 में लिखा है, शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगी कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब सरकार को जब कोई अनुदान देना होगा, तो किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आधार वो अनुदान देने से खुद को अलग नहीं करेगी कि ये अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा है। सबको एक समान अनुदान सरकार को देना। ये मूल संविधान में 2 बात लिख दी गई कि भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, और सरकार इनको भी वही अनुदान देगी जो अनुदान बाकी अन्य संस्थाओं को देती है। पर एक संशोधन के द्वारा इसमें क्या ऐड कर दिया गया, आप लोग अभी न्यूज़ में और एक चीज़ चल रहा है 30A, तो या 30 फिर 1/A, तो आपको ये इसको समझना पड़ेगा। ये जो 30A है, ये यही है संशोधन के बाद जो 1A या 1 का जो इसमें शामिल कर दिया गया, उसी को बताया जा रहा है। क्योंकि अनुच्छेद 30 में सिर्फ 2 ही, मूल संविधान में 2 ही बातें थी, 1 और 2, और ये संशोधन के बाद 1 का को शामिल किया गया। इसमें क्या लिख दिया गया है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाले विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत ना हो जाए। देखिए इसमें सिंपल से ये समझाने की कोशिश किया गया, जो 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, अर्थात अब सरकार संपत्ति हमसे ले सकती है। तो इसमें ये बता दिया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा इस अधिकार के तहत जो शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है, अगर सरकार को उनकी संपत्ति भी अनिवार्यतः अगर लेनी पड़ जाए, तो वह उनको वैसा मुआवजा देगा, या मुआवजा देने में इन बातों का ध्यान में रखेगा कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी अधिकार इनको दिए गए हैं, उसका वो पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए। मतलब उसको ध्यान में रखकर ही वैसा कोई नियम या कानून बनाया जाए। इस चीज़ को आपका संशोधन के उपरांत इसमें शामिल कर दिया गया, जिसे 30A भी कहा जा रहा है न्यूज़ चैनल में। ये संशोधन के बाद क्या है, ये एक देख लिए हम लोग प्रावधान अनुच्छेद 30 में। सिंपल से 2 चीज़ को आपको मूल संविधान में लिखा गया था। अब हम लोग आते हैं कि आर्टिकल 15 में, जैसे कि हम लोग न्यूज़ में ये देख रहे हैं कि समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि अनुच्छेद
30 जो है वो हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उसको सीमित कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। तो समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में बताया गया है, जिसमें 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, या विधियों के समान संरक्षण, मतलब कानून के द्वारा सबको समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 बता रहा है कि कानून के सामने, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं। फिर आर्टिकल 15 बता रहा है, आर्टिकल 15 बता रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब इसमें लिख दिया गया, इसमें भी देखिए सब क्लॉज 1 है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसको ध्यान से पढ़िए, एक में लिखा गया कि राज्य को साफ साफ बता दिया गया कि आप धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये राज्य को स्पष्ट कह दिया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में फिर सब क्लॉज 2, 3 बातें जो मूल संविधान में है, पहले मैं उसको बताऊंगा। फिर 2 में बताया गया कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। जैसे आपके साथ दुकान में, सार्वजनिक भोजनालय में, होटल में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में या कोई भी वैसा कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम का स्थान जो कि पुण्यता या अंशतः राज्य निधि से पोषित हो, वहाँ पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। और साथ ही साथ फिर मूल संविधान में सब क्लॉज 3 में लिख दिया गया, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान के अनुच्छेद 15 में 3 स्पष्ट बातें को लिख दिया, जिसमें राज्य को यह कह दिया कि आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आवश्यकता है तो आप महिलाओं या बच्चों के लिए कोई विशेष कानून बना सकते हैं। महिलाओं या बच्चों का अभिप्राय सभी महिलाओं या सभी बच्चों से है, किसी कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग से नहीं है, ये सबके लिए था। ये मूल संविधान है। प्रॉब्लम कब से आना स्टार्ट हुआ वो हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए आर्टिकल 15 में संशोधन हुआ, यहाँ आप देखिएगा 4, 5, फिर आप यहाँ पे देखिएगा 6, मतलब इतना सारा संशोधन हुआ जिस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और समस्या क्या आया, क्यों आया, वो आपको इन्हीं संशोधन में ही देखने को मिलेगा, समस्या क्या और क्यों आया। अभी हम लोग इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हो रहा है कि समानता का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 व 15 है, उसका हनन किया जा रहा है अनुच्छेद 30 से। मतलब अनुच्छेद 30 और समानता के अधिकार में विरोधाभास है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं हाँ विरोधाभास है। क्यों है? क्योंकि मूल संविधान का अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये लिख दिया गया था आर्टिकल 15 में कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं होगा। जबकि राज्य अनुच्छेद 15 में संशोधन करके, मतलब संशोधन किया, पहले राज्य ने अनुच्छेद 15 में संशोधन किया, उसके बाद अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म और भाषा के आधार पर स्थापित शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के पश्चात उन संस्थाओं को धर्म और भाषा के आधार पर विशेष प्रावधान करने का भी अधिकार प्रदान कर रहा है। मतलब राज्य पहले आर्टिकल 15 में संशोधन तो कर दिया, संशोधन करने के साथ साथ उसके अंतर्गत ही आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाएं हैं उस पर अनुच्छेद 15 के वे सभी नियम और कानून लागू नहीं होंगे जो नियम और कानून सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं या निजी शिक्षण संस्थाओं पर लागू होते। तो आप ये देखिए विरोधाभास क्यों हुआ। तो मूल संविधान में क्या विरोधाभास था, तो आगे मैंने लिखा कि मूल संविधान के अनुसार कोई विरोधाभास नहीं था, क्योंकि मूल संविधान में 2 बातें बताई गई थी। एक बातें बताई गई थी अनुच्छेद 30 में, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग को कहा गया था कि आप अपने पसंद का शिक्षण संस्थान को खोलिए, संचालित कीजिए। और दूसरी बात जो बताई गई थी आर्टिकल 15 में राज्य को, कि आप इन आधारों पे भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग बातें बताई गई थी और दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा गया था।
यहाँ कहीं नहीं रखा गया था, कहीं नहीं लिखा गया था मूल संविधान में कि अनुच्छेद 30 की कोई बात अनुच्छेद 15 के अधिकारों का हनन कर सकती है, या अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसको कुछ विशेष छूट प्रदान करती है। दोनों अधिकार अपनी अपनी जगह पर स्थापित थी। ये मूल संविधान है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर अनुच्छेद 30 के किन प्रावधानों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। तो इन्हीं प्रावधानों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि जब आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने धर्म या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्था स्थापित करें, पर जब अनुच्छेद 15 संपूर्ण राज्य को एक अधिकार प्रदान कर रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता, तो अब सवाल ये उठता है कि राज्य को जो अधिकार प्रदान किया गया या राज्य को जो संविधान के द्वारा बताया गया कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, क्या वो अनुच्छेद 30 के अधीन है? क्या अनुच्छेद 30 का जो प्रावधान है कि भाषा या धर्म के आधार पर जो शिक्षण संस्थाएं बनाए गए हैं, क्या वहाँ पे अनुच्छेद 15 लागू नहीं होगा? ऐसा तो कहीं भी नहीं था संविधान में लिखा हुआ कि लागू नहीं होगा। आर्टिकल 15 राज्य का अधिकार है और आर्टिकल 30 एक वर्ग का अधिकार है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ राज्य की बात आए वहाँ वर्ग का या व्यक्ति का अधिकार वह खुद ब खुद सीमित होता है। आपको मैं संविधान के और भी जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, मैं उसका बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूँ। आप देखिए अनुच्छेद 19 का ही उदाहरण देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार को जो अधिकार थी उसको बिल्कुल सीमित कर दिया गया। किस आधार पे? राज्य की संप्रभुता के आधार पर, राज्य में नियमों और कानूनों का सुचारू रूप से पालन के आधार पे। मतलब आपको हमारे संविधान का कई ऐसा प्रावधान या ऐसा उदाहरण मिल जाएगा जहां राज्य की शक्ति को नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर स्थापित किया गया है। जैसे आप आपातकाल को देख लीजिए। आपातकाल में राज्य इतना शक्तिशाली होता है कि दो मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारा अधिकार, मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। तो जब मैंने और भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की है तो मैंने देखा है कि मौलिक अधिकार को राज्य सीमित करता है, कर चुका है, पर यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल उलट हुआ है। यहाँ पर आर्टिकल 30 जो एक अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार था उससे आर्टिकल 15 को सीमित कर दिया गया। ये चीज़ आप देखिए। अभी हम जब इसका जो संशोधन आर्टिकल 15 का उस पर जब आपको हम दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से आर्टिकल 30 को आर्टिकल 15 के ऊपर संशोधन के बाद ओवर रूल किया गया, संशोधन के बाद इसको स्थापित किया गया। इससे राज्य की संप्रभुता पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि राज्य की जो संप्रभुता की शक्ति है वह स्पष्ट उसमें लिखा है कि जो राज्य का जो कानून होगा वो सर्वोपरि होगा, वो पूरे राज्य पे, पूरे देश पर समान रूप से लागू होगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 भी यही कहता है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो वैसी स्थिति में राज्य यदि कोई वैसा कानून बनाता है जो कि राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में भी लागू होता है, निजी संस्थाओं में भी लागू होता है, पर वो कानून अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा चलाए जाने वाले संस्थाओं में लागू नहीं होता, तो ये अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ऐसा प्रावधान कैसे कर दिया गया आर्टिकल 15 में संशोधन के बाद, जहां पर आर्टिकल 30 को इसके ऊपर स्थापित कर दिया गया। साथ ही साथ आप इसको और एक लॉजिकल दृष्टिकोण से भी आप इसको समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग का जो शिक्षण संस्थान है वहाँ से जो भी डिग्रियां हासिल करते हैं छात्र, उन डिग्रियों के आधार पर पूरे राज्य में, पूरे देश में कहीं भी वो नौकरी पाने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। कहने का यह अभिप्राय है कि उन डिग्रियों को भी वही मान्यता प्राप्त है जो मान्यता सरकारी संस्थाओं से प्रदान करने वाले डिग्रियों को या निजी संस्थाओं से प्रदान करने वाले डिग्रियों को। कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो डिग्री प्रदान करेंगे शिक्षण संस्थान से, उसको तो वही मान्यता मिलेगी जो मान्यता सरकारी संस्थाओं से जो डिग्री प्रदान की जा रही है या निजी संस्थान से जो डिग्री प्रदान की जा रही है। पर अल्पसंख्यक वर्ग सरकार द्वारा बनाए गए वो कानून जो कि निजी संस्थानों में या सरकारी संस्थानों में लागू हैं,
उसको खुद पर लागू करने से अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, इस आधार पर कि वो अल्पसंख्यक है। तो ये बिल्कुल दोहरा मापदंड है। एक और आपको अपनी डिग्री को समान महत्व देना है, उसमें आप कोई समझौता नहीं करना चाहते, और दूसरी ओर आप सरकार के कानून को, जब वहाँ बात आएगा सरकार का कानून कि आपके संस्थान में समान रूप से पालन कराने का, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम अल्पसंख्यक है, हमारे लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। पर मूल संविधान में कहीं वैसा विशेष प्रावधान नहीं। आप जितने बार पढ़ना पढ़िए, वहाँ कहीं ओवर रूल का बात नहीं कहा गया कि आर्टिकल 30 आर्टिकल 15 को सीमित करता हो, या आर्टिकल 15 जो है वो आर्टिकल 30 को विशेष छूट प्रदान करता हो। ये मूल संविधान को आप जितनी बार पढ़ना पढ़िए, कहीं नहीं लिखा। अब समस्या का जड़ मैं आपको बता रहा हूँ। समस्या का जड़ है संशोधन। संविधान में संशोधन कर दिया गया। देखते जाइए आप संशोधन में क्या लिख दिया गया। संविधान में संशोधन में लिख दिया गया पहले कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। फिर अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपखंड करने में निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न। इसको नोट कीजिएगा, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, इसको अंडरलाइन कीजिए। शिक्षा संस्थाओं में जिसके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। मतलब यहाँ आपको साफ साफ लिख दिया गया कि अनुच्छेद 15 की बातें राज्य की जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ तो लागू होगी, साथ ही साथ प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी लागू होगी, परंतु अल्पसंख्यक वर्ग की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उससे भिन्न, मतलब वहाँ लागू नहीं होगी। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि 2005 में जो 93 अमेंडमेंट था, जिसके द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं में भी सरकार ने आरक्षण को लागू कर दिया था। तो सरकार आर्टिकल 15 के तहत यहाँ पे फिर अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट दे दी। ये मूल संविधान में छूट नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये छूट कहाँ मिल गया? संशोधन के बाद मिल गया। तो ये सरकार ने दिया संशोधन के बाद, ये संविधान ने नहीं दिया ये छूट, पहला चीज़। दूसरा, अभी लेटेस्ट संशोधन हुआ है 2019 का 103, जिसमें कि एक नया वर्ग को स्थापित किया गया, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, जिसमें यह कहा गया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें से वैसे लोग जो कि आर्थिक रूप से दुर्बल होंगे उसके लिए 10% का आरक्षण होगा। इसमें भी जब आप इसका प्रावधान को पढ़िए तो इसमें भी यही लिखा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से भिन्न प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, मतलब सरकार का जो प्रावधान है वो सरकारी संस्थान में भी लागू होगा, प्राइवेट संस्थान में भी लागू होगा, पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से भिन्न, मतलब वहाँ लागू नहीं होगा। तो सरकार ने खुद ब खुद अब ऐसा प्रावधान क्यों किया है, ये आपको सोचना है एक नागरिक के दृष्टिकोण से कि आखिर सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान आखिर क्यों किया गया है। और दूसरी चीज़ कि आपको ये प्रश्न है कि जहाँ तक कि अनुच्छेद 30 में क्या संशोधन संभव है। संशोधन संभव है क्योंकि हमारे संविधान में हमने देखा है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकार में कई संशोधन किए गए। जैसे अभी मैंने आर्टिकल 15 में ही 4 संशोधन कर इसे आर्टिकल 30 के अधीन लाकर रख दिया गया है। ये आप देख लीजिए, इसका स्पष्ट आप संविधान को आप पढ़ लीजिए, देखिए। तो संविधान में संशोधन संभव है। तो जिस अधिकार का प्रयोग करके सरकार ने आर्टिकल 15 को कमज़ोर किया है आर्टिकल 13 के समक्ष, उसी अधिकार का प्रयोग करके सरकार आर्टिकल 30 को या आर्टिकल 15 के बारे में जो मूल संविधान में प्रावधान था सरकार उसको लागू कर सकती है, या सरकार चाहे तो आर्टिकल 30 को संशोधित कर सकती है, इसको हटा सकती है। ये संसद का अधिकार है, परंतु चूँकि ये मौलिक अधिकार है तो ये अल्पसंख्यक वर्ग का भी ये मौलिक अधिकार है कि यदि अनुच्छेद 29 या 30 में कोई संशोधन सरकार के द्वारा की जा रही है तो वह सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकता है। ये
उस अल्पसंख्यक वर्ग का भी मौलिक अधिकार है, जो कि हमारा देश का संविधान अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान करता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हो सकती है। तो आप ये देखिए कि एक कोई भी नागरिक जिसको ये लग रहा है कि उसका आर्टिकल 15 के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या सरकार पर संविधान में संशोधन का दबाव बना सकता है, या वो व्यक्ति या वो वर्ग जिसको ये लगे कि आर्टिकल 29 और 30 जो उसका अधिकार है उसमें संशोधन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो भी सरकार पर दबाव बना सकता है या फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है यदि उसका मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं भारतीय संविधान के संबंध में और भी कई सारे जो है वो लेक्चर लूँगा, और हमारे संविधान में जो बातें लिखी गई है बस मैं उसी पे चर्चा करूँगा और उसी का विश्लेषण करूँगा, और हर एक अनुच्छेद में जो प्रावधान है उसको मैं सरल भाषा में आप सबों को समझाने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल निःशुल्क चैनल है। धन्यवाद।